नमस्कार सभी विद्यार्थियों को पुनः एक बार फिर से पार्ट 2 ब्लूम टैक्सोनॉमी का। तो पहले वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि बीएस ब्लूम ने किस प्रकार से जो तीन पक्ष बताए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इन तीन पक्षों को आगे ज्ञानात्मक के कितने पक्ष बताए या कितने भागों में इसको विभाजित किया था। ठीक है, और उसके बाद अब हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बीएस ब्लूम के दूसरे पक्ष कौन से, भावनात्मक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये शब्द कई बार चेंज भी हो जाते हैं, जैसे भावात्मक और भावनात्मक एक ही शब्द है। ठीक है, इसके बाद आगे भावनात्मक पक्ष जो था उसके उन्होंने कौन कौन से बिंदु बताए थे। देखिए, बीएस ब्लूम जो थे उन्होंने ज्ञानात्मक और भावात्मक का ही वर्णन किया था। 1956 के अंदर वो ज्ञानात्मक पक्ष का वर्णन देते हैं और फिर 1964 के अंदर जो सामने दिख रहा है भावात्मक पक्ष, इसका वर्णन देते हैं। करातवाल और मसीहा के साथ मिलकर के इन्होंने ये काम किया था। तो 56 के अंदर तो वो ज्ञानात्मक पक्ष पे काम करते हैं और 64 के अंदर फिर वो जो भावात्मक पक्ष था उस पे काम करते हैं। तो इस प्रकार से जो बीएस ब्लूम थे उन्होंने दो पक्षों पर काम किया था, ज्ञानात्मक पक्ष पर 1956 में और भावात्मक पक्ष पर 1964 के अंदर। तो इस भावात्मक पक्ष को इन्होंने 5 भागों के अंदर विभाजित किया था। तो इसके कितने भाग बताए थे? 5 भाग इसने बताए थे। तो पहला था आग्रहण, दूसरा था अनुक्रिया, तीसरा था अनुमूल्यन, चौथा था व्यवस्थापन और पांचवा था चारित्रीकरण। तो इस प्रकार से ये 5 उन्होंने बिंदु इसके बताए हैं जो सरल से कठिन की ओर चलते हैं, सरल से कठिन की ओर चलते हैं। अब इसके अंदर जो पहला आता है आग्रहण, फिर उसके बाद उससे कठिन है अनुक्रिया, फिर उससे कठिन है अनुमूल्यन, फिर उससे कठिन है संगठन या व्यवस्थापन, फिर उससे कठिन है चारित्रीकरण। तो ये सरल से कठिन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसा हमने ज्ञानात्मक पक्ष के अंदर पढ़ा था कि सबसे लोएस्ट पॉइंट है ज्ञान और सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट है, उच्चतम स्तर है, वो है उसका मूल्यांकन। ठीक है, सेम उसी तरह ही भावात्मक पक्ष का आग्रहण जो है वो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, निम्नतम बिंदु है। ठीक है, तो भावनात्मक का सबसे निम्नतम स्तर कौन सा है? आग्रहण, रिसीविंग। और उसके बाद फिर ये एक क्रम बनता है इनका, फिर अंत में आता है चारित्रीकरण जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे उच्चतम स्तर है। तो दो इसके हाईएस्ट और निम्नतम स्तर हो गए। सबसे निम्नतम स्तर है आग्रहण और सबसे उच्चतम स्तर है चारित्रीकरण। तो इस प्रकार से लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट इसके बन जाते हैं और कठिन से जो है वो ये चलता है उच्चतम स्तर की ओर। उच्चतम स्तर चारित्रीकरण, निम्नतम स्तर रहेगा आग्रहण। ठीक है, अब इसके अंदर ब्लूम ने आग्रहण के बारे में क्या कहा, आग्रहण के बारे में उसका क्या मानना है। उसका ये कहना था कि जब कोई भी अध्यापक कोई भी टॉपिक, किसी वस्तु के बारे में बच्चे को कोई भी ज्ञान करवाता है, जैसा कल हमने बहुत से उदाहरण लिए थे। जैसे एक अध्यापक तैयार हुआ है बस के बारे में बच्चे को सिखाने के लिए कि ये क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में वो सिखाता है। तो अब बच्चा क्या करेगा, इस ज्ञान को वो रिसीव करेगा सीखने के लिए। इसमें ये देखा जाता है कि उस बच्चे के मन में इस टॉपिक को सीखने के लिए, रिसीव करने के लिए उसके मन के अंदर क्या है, उसकी भावना क्या है, क्या वो इसको सीखने के लिए जागरूक है या नहीं है, क्या वो इसको सीखने के लिए इच्छा जाहिर कर रहा है या नहीं कर रहा। वो चीज़ें इसके अंदर आती हैं आग्रहण के अंदर। फिर अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें, इसके अंदर वो अनुक्रिया आती है। जैसे ही वो सीखने के लिए तैयार हो जाएगा, सीखने के लिए तैयार है, तो फिर वो उसके प्रति क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा, उसके प्रति रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, जैसे ही पोलो के सिद्धांत के अंदर हमने देखा कि पहले वो उसको तैयार कर रहा है, उस कुत्ते को भूखा रख रहा है, उसको तैयार कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अब वो उसके सामने जैसे ही भोजन आया तो उसने अनुक्रिया की थी, लार आई थी उसके मुंह में। ऐसे ही सेम उस बच्चे को वो सिखाना चाहता है, ठीक है, कि वो आग्रहण करेगा और वो चाहता है कि बच्चा उस टॉपिक के प्रति अनुक्रिया करे। तो अब बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा। तो ये इसका कौन सा टॉपिक रहेगा, दूसरा। आग्रहण, आग्रहण के बाद कौन सा आ गया, अनुक्रिया। फिर तीसरे के अंदर आता है अनुमूल्यन। अनुमूल्यन का मतलब है कि जो सीखा उसने, ग्रहण किया, जो अनुक्रिया दी थी, अब वो उसके महत्व को समझता है, उसके मूल्यों को जानता है कि ये चीज मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है।
क्या इसको सीख कर मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या कर सकता हूँ इसको सीख करके, उसका मूल्य वो जानता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा रहेगा अनुमूल्यन। चौथे की अगर अपने बात करें, व्यवस्थापन, इसको अपने संगठन भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर क्या करेगा बच्चा, जो जो टॉपिक अध्यापक पढ़ाता जाएगा, बस के बारे में पढ़ा दिया, पेड़ के बारे में पढ़ा दिया, साइकिल के बारे में पढ़ा दिया, ठीक है, या किसी खेल के बारे में बता दिया। अब बच्चा क्या करेगा, इन सभी का एक संगठन तैयार कर लेगा। उसको पता है कि पेड़ इस तरह का होता है, बस इस तरह की होती है, साइकिल इस तरह की होती है, सभी का उसने क्या कर लिया, संगठन बना लिया। अब वो सब चीजें इकट्ठे करते जा रहा है, उसका संगठन बनाता जा रहा है। ठीक है, उसको एकत्रित करते जा रहा है वो। और अंत में आता है चारित्रीकरण। अब वो ये समझेगा कि जितने भी चीजें उसने सीखी हैं उनको किस प्रकार से उनका सामान्यीकरण करना है। ठीक है, और कौन कौन सी क्षमता उसके साथ विकसित करनी है। तो लास्ट में क्या रहेगा, चारित्रीकरण। और ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट रहता है, क्योंकि वो अब यहाँ पर ये समझ सकता है कि ये भविष्य के अंदर उसके कितने काम की है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 बिंदु रहेंगे भावात्मक के। इनका क्रम आपने याद रखना है, आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, व्यवस्थापन और चारित्रीकरण, ये इनका क्रम रहेगा। सबसे लोएस्ट पॉइंट आग्रहण, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है चारित्रीकरण। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे पक्ष की, क्रियात्मक पक्ष, इसके अंदर बीएस ब्लूम का कोई योगदान नहीं है। क्रियात्मक पक्ष के अंदर वो तो केवल दो के बारे में बताता है, एक तो ज्ञानात्मक के बारे में और एक कौन से के बारे में, भावात्मक के बारे में। दो के बारे में बताया था, ज्ञानात्मक और भावात्मक के बारे में। क्रियात्मक पक्ष के बारे में उसने कोई बात अपनी नहीं बताई थी। लेकिन इसके अंदर भी कुछ एक विद्वान है, जैसे सिम्पसन है, दवे हैं, इनका योगदान रहा था। जैसे पहले आते हैं सिम्पसन। सिम्पसन ने सह से सिम्पसन और सह से 7, ठीक है, तो इसने कितने पक्ष बताए थे, 7 पक्ष इसने बताए थे। अब इन सातों के अंदर आपको ये कुछ नहीं याद करना, ना ही इनका क्रम याद करना है, बस आप ये याद रखिए कि पहला कौन सा है, प्रत्यक्षीकरण, और सबसे जो लास्ट वाला कौन सा है, उत्पत्ति, प्रवर्तन या ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर जो सबसे ऊपरी स्तर रहेगा वो है प्रत्यक्षीकरण, और सबसे निम्न स्तर रहेगा उत्पत्ति वाला। ठीक, उसके बाद जो दवे थे उसने 5 भागों के अंदर क्रियात्मक पक्ष को रखा था। 5 भागों के अंदर अनुकरण, कार्य करना, फिर यथार्था, और फिर आएगा कार्य संधि, और फिर है स्वाभाविकरण। तो इस प्रकार से ये 5 पक्ष बताता है, इसको अपने याद कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ एक नाम याद रखने हैं, जैसे इमिटेशन है तो आप यहाँ पर एक नाम याद रख लो, इमीचंद, इमीचंद नाम याद रख लो। फिर इसके बाद जो ये कार्य करना या कार्यवाही मैनिपुलेशन है तो इसको आप मेनपाल याद रख लो, मेनपाल, मेनपाल, इमीचंद, मेनपाल। तो यहाँ पर यथार्थता है तो प्रिसीजन, यानी कि प्रिंस, ये प्रिंस, तो यहाँ पर प्रिंस आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो प्रिंस नाम आ गया। फिर ये कार्य संधि, नियोजन या मिलाना, तो ये आर्टिकुलेशन है तो आरती, आरती शुरू के अंदर नाम आ रहा है आरती, तो ये आ जाएगा आरती, तो एक नाम आ गया आरती। तो लास्ट में है स्वाभाविकरण यानी कि नेचुरलाइजेशन। तो नेचर, नेचर से यहाँ से शुरू के, आप वैसे इंग्लिश की तरह मत पढ़िए, जैसे नटवर लाल, इसको नटवर लाल से याद करें, नटवर लाल। ठीक है, नटवर लाल। तो इमीचंद, मेनपाल, प्रिंस, आरती और नटवर लाल। तो ये एक ट्रिक है इसको याद करने की, जब कोई शब्द क्रम के रूप में याद रखना हो तो वैसे आप याद रख सकते हैं। जैसे इमीचंद, फिर आ जाएगा मेनपाल, फिर आ जाएगा प्रिंस, फिर आ जाएगा आरती, और फिर आ जाएगा नटवर लाल। तो इमीचंद, मेनपाल, ठीक है, प्रिंस, आरती और नटवर लाल। तो इस प्रकार से ये दवे के पांचों आपको याद रह जाएंगे। ये याद करने कठिन है, नेचुरलाइजेशन, आर्टिकुलेशन, प्रिसीजन और ये मैनिपुलेशन और इमिटेशन, ये याद करने कठिन है। नाम याद रख सकते हैं इनसे संबंधित, तो वहां से इमीचंद से इमिटेशन बन जाएगा, मेनपाल से मैनिपुलेशन बन जाएगा, प्रिंस से प्रिसीजन बन जाएगा, ए से आर्टिकुलेशन बन जाएगा, और एन से नटवर लाल नेचुरलाइजेशन यानी कि नटवर लाल, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 5 हैं दवे के, सिम्पसन के 7 और दवे के हैं 5। नेक्स्ट इसके बाद हैरो थे। हैरो ने 6 भागों के अंदर क्रियात्मक पक्ष को रखा था। तो 3 आगे, एक तो आ गया सिम्पसन, सिम्पसन आ गया, और एक आ गया दवे, और एक आ गया हैरो। तो 3 जो विद्वान हैं वो क्रियात्मक पक्ष के जो अलग अलग बिंदु हैं उनका वर्णन करते हैं।
तो ब्लूम ने तो यहाँ पर कोई बात नहीं की थी क्रियात्मक पक्ष की। क्रियात्मक पक्ष के बारे में बताया था सिम्पसन ने और हैरो ने और बताया था दवे ने। ठीक है, यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। हम चलते हैं जो टू शॉर्ट 3 पॉइंट वाले हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण रहने वाली हैं हमारे लिए। तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे, सीधा सा पूछ लेंगे कि जो ब्लूम थे उन्होंने कौन से दो पक्षों का वर्णन किया था, तो ज्ञानात्मक और भावात्मक। बांटा तो 3 में था, 3 पक्ष बताए थे उसने, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, परंतु 2 के बारे में ही बताता है ये, ज्ञानात्मक और भावात्मक के बारे में। क्रियात्मक पक्ष के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं कही थी। ठीक है, वर्णन बताया था, बस 3 पार्ट जरूर बताए थे, लेकिन ज्ञानात्मक पक्ष का वर्णन किया, भावात्मक पक्ष का वर्णन किया, क्रियात्मक पक्ष का वर्णन नहीं किया था। तो हैरो, सिम्पसन, दवे, इन्होंने पकड़ा उस शब्द को कि ठीक है, आपने जो काम अधूरा छोड़ा था हम उसको पूरा करते हैं। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक ये तो हो गए ब्लूम से संबंधित, और क्रियात्मक पक्ष से संबंधित हो गया हैरो, सिम्पसन और दवे। अब यहाँ पर ये आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा विद्वान जो है वो क्रियात्मक पक्ष के वर्णन से संबंधित नहीं है। ठीक है, कोई और विद्वान दे देंगे, ये 3 होंगे, हैरो, सिम्पसन और दवे, और कोई और एक तीसरा दे देंगे। इसके बाद आरसीईएम, तो ये आरसीईएम क्या है, तो इसके अंदर यदि अपने देखें, इन्होंने ब्लूम का जो ज्ञानात्मक पक्ष था उसका वर्णन किया था। ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष का वर्णन आरसीईएम जो उपागम है इसने किया था। ये मैसूर का राइजिंग कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मैसूर का कोई कॉलेज है, तो इन्होंने फिर ये वर्णन किया था कि किस प्रकार से जो है वो ब्लूम का जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसको किस प्रकार से इन्होंने रखा। तो आरसीएम ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। ठीक है, रॉबर्ट मैगर थे, वो ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष से संबंधित है ब्लूम के। तो ये सीधे सीधे से प्रश्न बनेंगे कि रॉबर्ट मैगर का संबंध है भावात्मक और ज्ञानात्मक से, ब्लूम का संबंध है ज्ञानात्मक और भावात्मक से, हैरो, सिम्पसन और दवे का संबंध है क्रियात्मक से, आरसीएम का उपागम जो है उसका संबंध है ब्लूम का ज्ञानात्मक पक्ष से, और जो मिलर थे, मिलर का संबंध है क्रियात्मक पक्ष से। ठीक है, और इन्होंने हैरो के, ये जो हैरो थे, इस हैरो के क्रियात्मक पक्ष का इसने वर्णन किया था मिलर ने। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ एक विद्वान बताए हैं, एक कॉलेज बताया है आरसीएम। तो ब्लूम ज्ञानात्मक भावात्मक पक्ष, हैरो, सिम्पसन, दवे क्रियात्मक पक्ष, आरसीएम ब्लूम का ज्ञानात्मक पक्ष, और मैगर है ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष से, और जो मिलर है वो है क्रियात्मक पक्ष से। ठीक है, और इसके बाद हम ये बात करेंगे कि जो आरसीईएम उपागम था उसने क्या किया, उसने 4 बिंदु बताए। 4 बिंदु कौन से बताए, ब्लूम ने तो बताए थे 6, जैसा अभी हमने ये पढ़ा था, ये अभी हमने पढ़ा कि जो ब्लूम थे उसने 2 भागों के बारे में, ज्ञानात्मक और भावात्मक के बारे में बताया था। तो इसी ज्ञानात्मक पक्ष को लेकर के जो आरसीईएम उपागम है इसने वर्णन दिया, और इसने वर्णन किस प्रकार से दिया है, ये देखो 4 में बांट दिया इसने। 4 में जो ब्लूम के 6 थे ना उसको कम करके इसने किसमें, ज्ञानात्मक को, ब्लूम ने ज्ञानात्मक के अंदर 6 बताए थे, और इसने कहा कि 6 नहीं 4 ही ठीक है, आपने 6 ऐसे ही बता दिए। ठीक है, तो आरसीईएम जो है वो इसको 4 भागों में विभाजित कर देता है। तो इसने क्या किया, ये देखिए, मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, प्रयोग, और इसके बाद है अपने 2 बिंदु और हैं, अवबोध और ज्ञान। तो ये 6 जो ब्लूम ने बताए थे ज्ञानात्मक पक्ष के अंदर, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, तो ये 6 ब्लूम वाले हैं ज्ञानात्मक पक्ष के। अब ये क्या करते हैं आरसीईएम वाले, इन्होंने एक अलग तरीका देखा। वो तरीका कौन सा था, जैसे ये ज्ञान, अवबोध और ज्ञानोपयोग, इसको तो ये वैसे ही रखते हैं, जैसे ज्ञान को 1 नंबर, अवबोध को 2 नंबर और ज्ञानोपयोग को 3 नंबर। कितने बताए हैं, 4 बताए हैं। आरसीईएम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। कौन से पक्ष को लेकर के, ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष को लेकर के। अभी हमने पढ़ा था कि ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के अंदर 6 बिंदु हैं, ये रहे 6 बिंदु। जो पहले के 3 बिंदु हैं वो तो आरसीईएम ने अलग अलग रखे। उन्होंने कहा कि ज्ञान ठीक है, अवबोध ठीक है, ज्ञानोपयोग ठीक है, और फिर इन्होंने अंत के जो 3 बिंदु थे, कौन कौन से, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, इन तीनों को अलग नाम दे दिया, और वो नाम था सृजनात्मकता। तो अब ये आरसीईएम के अंदर 4 हैं, कौन कौन से, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और सृजनात्मकता। इन तीनों को वो शामिल नहीं करते
इन तीनों की जगह उन्होंने एक शब्द कौन सा दे दिया? सृजनात्मकता। तो यहां से ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में भी आया था कि जो RCEM उपागम है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ये पूछा था कि कौन सा शब्द दिया था? सृजनात्मकता। ठीक है, तो मूल्यांकन, संश्लेषण और विश्लेषण, तो इस इन तीनों को जोड़ करके इन्होंने एक शब्द दे दिया था सृजनात्मकता वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने आपको समझाए। उम्मीद है कि इसके अंदर से प्रश्न अवश्य ही आएगा, और इस टॉपिक को आप एक बार पुनः पढ़िए, इनके क्रम को अच्छे से याद कीजिए। ये जो क्रम दिया है, इन क्रम को अच्छे से याद कीजिए। इसके साथ साथ जो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। ये पूछेंगे कि कौन सा इसके अंदर नहीं है, तो ज्ञानात्मक का यदि कोई प्रश्न बनाएंगे तो इसके अंदर भावात्मक का कोई शब्द जोड़ देंगे इनके साथ में। जैसे आग्रहण है, अनुक्रिया है, चारित्रीकरण है, संगठन है, वो शब्द इनके साथ जोड़ करके प्रश्न पूछेंगे कि कौन सा ज्ञानात्मक के अंदर शामिल है या कौन सा भावात्मक के अंदर शामिल है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। उम्मीद है ये टॉपिक आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद।